हेलो बच्चों, आइए आज अपन चलते हैं। जैसे कि हर बार अपन मिलते हैं एक यूनिक चीज़ के साथ। ऐसे तो आपको लगता है यार सर यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस है, एक और ऐड हो गई। इसको अपन ऐसा नहीं बनाएंगे। इसमें कुछ ऐसी चीज़ रहेगी जो आपको थोड़ी सी अनोखी सी दिखेगी, थोड़ा सा आपको अलग दिखेगी। और देखो, अलग में तो अलग कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा अलग है जिसमें आप देखेंगे कि यार आपको एग्ज़ाम के बारे में बहुत पिन पॉइंट बताऊँगा। नॉर्मली क्या होता है, हमें बताया जाता है इस चैप्टर का इतना वेटेज है, इस चैप्टर का इतना वेटेज है। मैं थोड़ा सा उसके अंदर भी गया हूँ कि यार चैप्टर का वेटेज तो ठीक है, उसके अंदर पर्टिकुलर किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस एरिया से सबसे पहले दिमाग जाता है एग्ज़ाम वाले का, जो पेपर्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो पेपर बना रहे हैं उनका दिमाग कहाँ जा रहा है कि भैया किस जगह शूट करना है अपन को क्वेश्चनिंग के लिए, ठीक है। तो आज मैं वही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और देखिए, कोई भी चीज़ अगर कम समय में करनी है ना, जैसे आपने कहा सर आपने दिखाया कि 165 प्लस स्कोर करना है ना, तो 165 प्लस कैसे स्कोर करें केमिस्ट्री में। तो यार देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तो आपको सब चीज़ें बढ़िया तरीके से बता दूंगा कि कैसे 165 प्लस स्कोर करते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये 165 प्लस जो है ये कचरे में चला जाएगा। तो देखने में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उसका कोई महत्व नहीं है, तब तक उसकी कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है ना भाई। आप उसको अप्लाई करोगे तभी तो समझ में आएगा, हाँ यार ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ थी। और आपको मैं ऐसा ही कुछ बताने वाला हूँ जिसको आपको देख के शुरू में ही समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ये कुछ पिन पॉइंटली लेके आए हैं। नहीं तो ऐसे तो बहुत, मैंने कहा ना, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, एक और हो जाएगी, लेकिन उसको एक और जैसा भावनाओं से अपन को वहाँ पर ना लगे आपको। मतलब होता है ना कि अरे यार एक और हो गई, अपनी भावना ऐसी रहती है ना कि यार अरे एक और आ गई चलो, ऐसा नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं यार ये एक ज़बरदस्त आई है, ठीक है ना। वैसे देखो, सब मेहनत करते हैं, सब जितने भी सब लोग बना रहे हैं, सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। अब जो जितना पिन पॉइंटली बात को बता सके ऐसा है, ठीक है। और आपको सब समझ में आता है, आप छोटे बच्चे हैं नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार इसमें थोड़ा ज़्यादा पिन पॉइंटली मैंने चीज़ों को बताया है, और उससे जो है अपना काम अच्छा हो जाएगा। तो कम समय में एक्सपीरियंस ही लगता है, और ये मात्र मेरा एक्सपीरियंस नहीं होता है। मैं कोई भी चीज़ बोलता हूँ, चलो केमिस्ट्री बता रहा हूँ तो वो एक, चलो मेरा एक एक्सपीरियंस है, और चलो मेरे टीम मेंबर्स का भी एक्चुअल में एक हमारा मिला जुला एक मशवरा होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं जनरल बताता हूँ और भी चीज़ें, ठीक है, कैसे आखिरी 40 डेज पे प्रिपरेशन करें, कैसे आखिरी 30 दिन में प्रिपेयर करें, तो ये मेरी पूरे इंस्टीट्यूट के जितने भी सारे टीचर्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के, उन सब का मशवरा होता है, उन सब का मिला जुला एक्सपीरियंस, ठीक है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और वो तो बहुत, जब मशवरा होता है तो बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आती है, उसमें कोई शक नहीं है। तो बच्चों, अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बातें बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि यार आपको क्लियर होना चाहिए कि 165 प्लस मतलब ख्वाबी पुलाव ना बनाए अपन। 165 प्लस मतलब अगर सही में लाना है तो सिर्फ वीडियोस को आप स्क्रॉल नहीं करें, है ना, कि यार रील्स की तरह बस निकालते जा रहे हैं। आप इम्प्लीमेंट करिए। देखिए बच्चों, सुनते आप सभी की हैं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो आप इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि इस समय इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है। कुछ भी आप देख रहे हो, आपको उसको सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखना, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यार तरीके से इस समय सीरियसनेस के साथ काम करो। जब समय कम होता है और आपको लगता है कि कम समय में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस नहीं हो गए ना तो ये कचरे में चले आएगी चीज़, कोई मतलब नहीं है। ये फिर वो ख्वाबी पुलाव हो जाएगा कि 165 प्लस कैसे लाना है, वो पाथवे हम बता सकते हैं, लेकिन 165 प्लस मैं अपनी मेहनत से आपको दिलवा दूं, ऐसे नहीं होता है। मेरी मेहनत के साथ आपकी मेहनत भी जुड़ना ज़रूरी है। सिर्फ वन साइडेड मेहनत काम नहीं आती, आपकी मेहनत का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो चीज़ मिलने वाली है। समझ में आ रही मेरी बात। तो इसीलिए मेहनत करो बच्चों, इस समय बहुत लग के मेहनत करो। मैं बता रहा हूँ, इस समय अपने जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं आपके, जो भी आपका टाइम वेस्टेज वाला पोर्शन है, जहाँ भी डिस्ट्रैक्शन है, वो सब अब ख़त्म कर दो यार। मालूम इस समय तो बिल्कुल 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 मतलब गायब। सिर्फ एक मछली की आंख दिखनी चाहिए इस समय, है ना, कि यार उसी आंख पे जो है अपन को तीर चलाना है। तो अगर इस समय कम समय में अगर आप करना चाहते हो चीज़ें, तो यार अपने अंदर डिसिप्लिन ले आओ। बस कुछ दिन की बात है, 40 दिन भी पूरे नहीं बचे हैं, ठीक है ना, कुछ समय की बात है। बस अपने अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन ले आओ, जिंदगी भर शाबाशी दोगे अपने आप को, जिंदगी भर
कि यार मैंने ऐसे टाइम पे अपने आप को समझदार बना लिया, एक सही समय पे अपने आप को समझदार बना लिया, ऑन ट्रैक ले आया, ज़िंदगी भर इस बात के लिए शाबाशी दोगे आप अपने आप को, ठीक है ना, ऐसा। तो इसीलिए ये अगर स्कोर करना चाहते हो आप, तो बच्चों आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करना जो मैं कह रहा हूँ, और बहुत पिन पॉइंटली बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी हर वीडियो को यूनिक बनाने की हमेशा कोशिश की है, ठीक है ना। हर इंसान का अपना अपना एक प्रयास होता है, मैंने भी एक प्रयास किया है कि नहीं मैं और अच्छा बनाऊंगा, और शार्पनेस के साथ बनाऊंगा, और पिन पॉइंट चीज़ों को बताऊंगा जिससे आपको और डिफरेंट लगे दूसरों से। तो मैंने वो कोशिश करी है, वो तो अब आप बताएंगे डिफरेंट है नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने वो कोशिश की है। ऐसे ही मैंने अपने कुछ वीडियोस बनाए हैं, है ना, जो मैंने, जिसमें कि आपको पूरा ऑर्गेनिक अभी तक मेरा हो चुका है, उसमें इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है, फिजिकल वाले आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके वो जो वन शॉट्स वगैरह सब बन रहे हैं, मैंने वन शॉट सारे बनाए, और जिसने वन शॉट एक देखा उसने दूसरा भी देखा, जिसने दूसरा देखा उसने तीसरा भी देखा। कमेंट्स करते हैं बच्चे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा यूनिक तरीके से मैंने सब चीज़ें बताई है। तो आप जाएंगे उसको देखेंगे वन शॉट्स को, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार वाकई। और वन शॉट देखो आपके लिए ही होता है यार, क्या है, देखो वो हमारा एक अलग से एक एक्स्ट्रा प्रयास होता है, एक एक्स्ट्रा मेहनत होती है जो आपके लिए होती है कि यार साल भर पढ़ा दी, अब क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, एक वन शॉट भी बनाते हैं कि चलो यार जब कम समय होता है तो कैसे आप चीज़ों को जल्दी से कंपाइल करते हो, कैसे आप चीज़ों को जल्दी से इकट्ठा सारी पिक्चर को लेके आते हो। अभी बिखरी हुई है पिक्चर, अभी मेरे को क्वेश्चन आया समझ में नहीं आ रहा कहाँ बिखर के कहाँ गया वो टुकड़ा, अभी क्या टुकड़ा समेट देंगे पूरे, और सारे टुकड़े समेट के पूरी एक चीज़ बना देंगे उससे, तो तुम्हारा एक पूरा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। भाई क्या होता है, कंसेप्ट टूट टूट के बिखर जाते हैं, पता नहीं चलेगा वो टुकड़ा गिरा कहाँ है। हो सकता है आपको याद हो लेकिन मालूम नहीं है और वो कंसेप्ट किधर चला गया। तो कई बार तुमने देखा होगा, तुम्हारे न्यूमेरिकल की बात कर ले, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे आप न्यूमेरिकल में कैसी गलती करते हो, आपको फॉर्मूला तो मालूम होता है ना, फॉर्मूला आपको मालूम है, अब फॉर्मूला पता है, लेकिन क्या हो रहा है, सब फॉर्मूला पता है लेकिन मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ कमी है। क्या कमी है? फॉर्मूला तो पढ़ा है लेकिन फॉर्मूले में तुमने अगला क्या स्टेप मिसिंग कर दिया, यार अंदर के कंपोनेंट्स तो पूरे पता ही नहीं है, क्या नाम है भैया, हम पढ़ रहे पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए ऐसे करके सॉल्यूशन चैप्टर, देखा समझ में ही नहीं आ रहा पी नोट ए क्या है, पी ए क्या है। और ऐसे ही सब जगह की बात कर रहा हूँ, तो कंपोनेंट्स पता होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला दिखावे के लिए मत याद करो, अंदर के कंपोनेंट्स पता होना चाहिए। अंदर के अगर कंपोनेंट्स पता है तो तीसरी मिस्टेक क्या होती है, जो सवाल आया एग्जाम में न्यूमेरिकल, अब उससे तीसरी स्टेप होती है मैच करवाना, कि यार उससे अब मैच करवाओ। तुमने कहा यार मैच करवाने के लिए गिवन लिखो ना, क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में, अब उसका ब्लूटूथ किससे कैच कर रहा है, तो वैसा। तो कई बार क्या होता है, दिमाग में वो टुकड़ा कहीं याद तो है कहीं फेंका गया, अभी वो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो वो ब्लूटूथ कब कनेक्ट होगा, जब सारी चीज़ को समेट के एक जगह कर देंगे ना, तो खच 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 ऐसे ब्लूटूथ कनेक्ट होगा जल्दी जल्दी। और इसी वजह से इतना प्रयास किया जाता है कि आपका ब्लूटूथ जल्दी कनेक्ट हो, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़े बच्चों, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग, ठीक है, कि कैसे कम समय में अपन लोग 165 प्लस स्कोर करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना जो नीट में पूछे जा रहे हैं अभी कुछ सालों से, तो वो एरिया स्पेसिफिक कौन कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, देखो जो PYQ जो रिपीटेडली आस्क्ड है, ठीक है ना, कुछ वो एरियाज में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, मतलब रिपीटेडली मतलब ये एरिया में घूम घूम कर रहा है वो। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी है। इसमें आपने देखा होगा जब PYQs किए थे, मैंने भी करवाए थे PYQs, कि ओजोनोलिसिस मैंने आपको पढ़ाया था। अब ओजोनोलिसिस चलो पढ़ाया तो सब पढ़ाते हैं, सबने पढ़ाया, ठीक है, वो बात छोड़ते हैं अपन। ओजोनोलिसिस आपने पढ़ा था या पढ़ा होगा जब, तो ओजोनोलिसिस प्लस उसका रिवर्स जो है ओजोनोलिसिस का, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो तुमने कहा हाँ यार सही बात है, ओजोनोलिसिस और रिवर्स ऑफ ओजोनोलिसिस, ठीक है ना। ओजोनोलिसिस जब होता है किसी मल्टीपल बॉन्ड का, उससे जो अल्डिहाइड कीटोन्स मिलते हैं, और जब अल्डिहाइड कीटोन्स को मर्ज करते हैं तो उससे जो एल्कीन मिलता है रिवर्स, तो वो दोनों साइड पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद NaBH4 जो है वो एस्टर पे काम नहीं करता है, ठीक है ना, ये बहुत पूछा गया है, ठीक है ना। रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन बहुत पूछी गई है, ठीक है ना। ये RCOCl या PHCOCl के आप जो रिएक्शन पढ़ते हो, अल्डिहाइड जो बनाते हो। एल्काइन का जो रिएक्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH या प्रोपाइन ब्यूटाइन कोई भी दे रहा है वो, ठीक है ना, तो उनमें हम लोग जब एल्काइन के ऊपर वाटर का यूज़ करते हैं, कई बार तो वाटर छुपा देता है, वाटर देता ही नहीं, एल्काइन दिया Hg2+ दिया H+ दिया, कई बार Hg2+ को साबुत भी लिख देता है, साबुत मतलब पूरा फॉर्म,
HgSO4 विथ H2SO4, ये H2SO4 को रिप्रेजेंट कर देता है, ये HgSO4 को रिप्रेजेंट कर देता है, ऐसा है। तो तुमने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, तो एल्काइन का हाइड्रोलिसिस, तुमने कहा ठीक है भाई, ठीक है, जिसमें हमें यहाँ भी अल्डिहाइड या कीटोन देखने को मिलता है, बहुत फेमस है ये। फिर क्यूमीन प्रोसेस प्लस उसका एक्सटेंशन, मतलब वो पूरा क्यूमीन ही माना जाता है कि क्यूमीन बनता कैसे है। फिर क्यूमीन बनने के बाद क्यूमीन का जब हम एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो पूरा क्यूमीन की बात है, पूरा क्यूमीन का इतिहास जो आपने पढ़ा है कि हाँ यार एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, क्यूमीन हाइड्रो इंटरमीडिएट तक पूछा गया कि क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है, फिर वो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड टूट के जो है एसीटोन और फिनॉल बनाता है। तो यार ये जो एरिया है तो क्यूमीन बहुत पूछा जाता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा वीडियो लंबी ना हो तो थोड़ा जल्दी से करते हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये सुनना है कि यार सर हमें तो बता दो कौन कौन सी रिएक्शन है ना, क्योंकि रिएक्शन अभी पढ़ा थोड़ी सकते, रिएक्शन तो पढ़ा दी, रिएक्शन अगर आपको देखनी है तो वन शॉट आप देख सकते हैं, है ना। तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंडेंसेशन, अल्डोल का कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन काफ़ी पूछा जाता है। हेलो फॉर्म रिएक्शन काफ़ी पूछी जाती है बच्चों, हेलो फॉर्म रिएक्शन। फिर उसके बाद सेंट मेयर्स रिएक्शन काफ़ी पूछी जाती है, तुमने कहा अच्छा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें बेंजीन की हम बात करते थे, बेंजीन और लिविस एसिड, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद और जिसने PYQ किया होगा वो मेरी बात मानेगा कि नहीं यार सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये पूछा जाता है ना। चलिए जिसने भी किया होगा भाई PYQ किया उसको पता है ना, ये आ रहा है बार बार आ रहा है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें मार्कोनिकोव्स रूल लगता है, कितनी बार पूछा जाता है, आपको मल्टीपल बॉन्ड उठा के फेंक देता है आपके सामने और उसके बाद सामने कोई रिएजेंट दे देता है, वो जोड़ो। अब वो जोड़ते कैसे हैं भाई, वो जो मल्टीपल बॉन्ड है जैसे हम पढ़ते थे ज़्यादा डिग्री पे पॉजिटिव ऐसा कर करा के चार्ज लगाते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये मार्कोनिकोव्स रूल वगैरह तुमने कहा सही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने कहा हेलोजिनेटिंग एजेंट काफ़ी यूज़ किया है उसने, PCl5 PCl3 SOCl2, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ PCl5 का किया उसने, ठीक है। तो तुमने कहा हेलोजिनेटिंग एजेंट भी काफ़ी पूछा गया। फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट वगैरह होगा, ये भी बहुत यूज़ होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। प्लस डिहाइड्रेशन का ऑर्डर भी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो डिहाइड्रेशन कर रहे हैं प्लस इनका ऑर्डर, है ना, जैसे हम 3-2-1 पढ़ते हैं ना, क्योंकि कार्बोनियम इंटरमीडिएट बनता है वो। तो तुमने कहा अच्छा ठीक है। फिर डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट जो होते हैं, है ना, अल्कोहलिक KOH हो गया, ठीक है ना, या NaNH2 हो गया, ये डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट, इनका काफ़ी यूज़ किया है उसने, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार बड़ा कर देता हूँ इसको, जिससे कि आप पूरे उस पर अच्छे से देख सकें कि हाँ यार सर ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, आप पॉज करके उसके बाद देख लेना, ठीक है। और ये बच्ची कुछ रिएक्शन ये रही, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा और दिख जाएगा तो छप जाएगा दिमाग, देखो बड़ा क्यों करते हैं इसमें, छप जाता है दिमाग में कि हाँ यार वो, और सपने में भी आएगा अब आपके चलिए फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। तुमने कहा और किधर से क्वेश्चन है, एक्वस KOH वगैरह, है ना, जो हेलोजन हटा के OH लगा देता है, वहाँ से है। फ्री रेडिकल जो एडिशन रिएक्शन, इसमें एंटी मार्क पड़ता है, तो मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एंटी मार्क भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एंटी मार्क का उल्टा चलता है, HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो चलता था। फिर RX की KCN के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी गई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये वो एरिया है, आप सोचो 20 रिएक्शन है यार, मतलब देखो बच्चे पढ़ते तो काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारा पढ़ते हैं, लेकिन ये 20 वो क्वेश्चन है जो गलती से भी बोलते ना, कोई नींद में भी पूछ लेना तो गलती से भी भूलना नहीं है, गलती से भी गलती नहीं करना है, ये वो एरिया है। बाकी पढ़ना तो सब है भाई, पढ़ते तो सब है, लेकिन हाँ जिनके पास समय कम है, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो इस चीज़ को पूरी शिद्दत से फॉलो कर सकते हैं, है ना। और ऑब्वियस ही बात है, जो पढ़ पढ़ के बैठे हैं वो सोचते हैं यार हम भी वो एरिया देख ले, कहाँ हमें मेन फोकस करना है भाई, टॉर्च कहाँ मारनी है, वो एरिया देख लें, कि ऐसा नहीं हो कि यार चलो यार इनमें से कोई एक आध छूट रहा हो बाकी दूसरी याद है, तो वो भी गलत है भाई। जब ये एरिया बहुत पूछा जा रहा है तो आपको ये तो परफेक्ट होना चाहिए ना, ऐसा है। तो जिनके पास बहुत समय कम है, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत परेशानी है, वो तो पूरी तरह से इसको फॉलो कर सकते हैं। और जिनको ऐसा लगता है नहीं हमें आता है और भी चीज़ें आती है, वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एटलीस्ट वो ये करें कि इस एरिया में गलती ना हो, है ना, इस एरिया में कोई गलती ना हो। चलिए फिर उसके बाद एनिलीन जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है ना, और या फिर कोई भी मेटा डायरेक्टर जो है वो भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते क्योंकि डीएक्टिवेटर्स हैं ये, ठीक है। एनिलीन तो एडक्ट बना लेता है इसलिए नहीं देता है। तो ये एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उसका, जो काफ़ी उसने पूछा गया, आप देखना रिपीटेडली आज क्वेश्चन है। एल्काइन का टर्मिनल पोजीशन, जब टर्मिनल हाइड्रोजन होता है, एल्काइन जब कॉर्नर पे होता है उस समय जब NaNH2 लगाता है, तुमने देखा होगा ना, ये भी काफ़ी पूछा गया है।
तो ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन हटा के, भाई ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा है उसको हटा के आप Na लगाते हो, ये वो है, फिर वह NaX बाहर निकलता है, R लग जाता है अंदर, ऐसा वाला। तो ये भी काफ़ी पूछा गया है। फिर बच्चों ये देखो PHX की रिएक्शन NaOH के साथ, ठीक है ना, PHX की रिएक्शन NaOH के साथ, ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ये वो रिएक्शन है जहाँ पे नो रिएक्शन का टैग लगता है, और अक्सर सबसे बड़ा क्लिकिंग प्रॉब्लम यही है। बच्चे एकदम से भूल जाते, दिमाग से निकल जाता है उनके कि यार अब वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। मैं नहीं बोलता हूँ यही होगा हमेशा, लेकिन मैक्सिमम चांस 99% चांस इसी के हैं कि कौन सी रिएक्शन जो 4 रिएक्शन दिए नहीं होगी। तो कभी गौर करना, कहीं PHX लिखा है क्या? भाई PhD लिखा होगा तो रिंग बनी होगी, तो कहीं रिंग से क्या हेलोजन डायरेक्टली अटैच है क्या? तो तुमने कहा रिंग से अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट, और रिंग से अगर हेलोजन डायरेक्टली अटैच है, हाइड्रोजन नहीं हेलोजन डायरेक्टली अटैच है, तो फिर वहाँ रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड जो हम पढ़ते थे पीछे, है ना, तो वो उसकी वजह से BD बढ़ जाती है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो रिएक्शन होना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है, ये है। इवन अपन विलियमसन्स पढ़ते हैं ना, RX की RONA के साथ ROR, उसमें भी RX PHX नहीं हो सकता, PHX होगा बोला रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो PHX के साथ ये प्रॉब्लम है। तो कभी भी कोई पूछे नहीं रिएक्शन होगी या पुअर होगी, ऐसा कुछ करके पूछ ले, तो कभी PHX ढूंढने की कोशिश करना, 99% चांस आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर और सारे स्टेबिलिटी ऑर्डर जो इसके अंदर, सारे मतलब क्या, कोई बहुत सारे 100 थोड़ी ना है कोई, भाई एल्डिहाइड कीटोन में एक ऑर्डर है, एसिड डेरिवेटिव में ऑर्डर है, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होता है ना, अल्कोहल की रिएक्शन जब सोडियम से होती है तो वहाँ पे एक ऑर्डर है, एस्टरिफिकेशन में ऑर्डर है ना, तो मतलब कोई बहुत भी नहीं है, SN1 में ऑर्डर है, SN2 में ऑर्डर है, ये है, तो ये कोई बहुत नहीं है भैया, आई बात समझ में। तो ये है ऑर्गेनिक का वो एरिया बच्चों जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबसे पहले ये चीज़ सुन के अच्छा लगा होगा कि मैंने वो एरियाज़ उठा लिए हैं जहाँ से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है ना, जहाँ से एक्चुअल में सवाल पूछे गए हैं बच्चों, ये हैं वो एरियाज़। भला इसी को वो बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन तो बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपके, बिल्कुल बिंदास तरीके से अच्छे से, ये एरिया में गलती नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपको दूसरे भी कुछ ऑब्वियस ही बातें आते होंगे बहुत सारे, तो ये नहीं है कि यार वो आता है इनमें से कुछ गलत हो जाए। अब जैसे यही मैंने कहा ना PHX गलत हो जाता है यार, बच्चे ढूंढ ही नहीं पाते, और सॉरी ये था इसमें, ओहो अरे क्या मतलब है यार ये करने से। इसलिए भाई ये देख लो कि यार इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। इवन बहुत सारे बच्चे तो समझ भी गए होंगे अब तक यार सर हाँ सही बात है, साल भर गलती हुई है इसमें तो PHX वाले में, तो क्यों पढ़ते थे फिर क्लिक नहीं करता है। तो मैंने कहा ना दिमाग में फर्स्ट प्रेफरेंस ही यही बना लो कि जब भी नो रिएक्शन या कुछ पूछे तो पहले ये दिमाग में आ जाए कहीं PHX तो नहीं है, और PHX है बात ही खत्म हो गई। लो तो आए तो सेट तो करो दिमाग में कि यार कौन सा है जो दिमाग में आता नहीं है, तो उसको वहीं ठहरा दो कि नहीं यार ये PHX वाला आता नहीं, तो ऐसे बना लो, स्क्रिप्ट बना लो कि भैया सबसे पहले PHX ही देखेंगे, बात खत्म। तो ये बढ़िया तरीके से अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चों, ये जो प्रिंट, ये जो लिखा है ना ये भी मैंने ही लिखा है, मतलब ये मेरी राइटिंग नहीं है बट मेरे iPad में जो है ना प्रिंटेड फॉर्म में, ये मैंने किसी स्लाइड्स में अपनी खुद ही बनाता हूँ, ठीक है ना। हाँ कुछ एक दो स्लाइड्स में मदद ज़रूर लेता हूँ, ठीक है, जैसे लास्ट 40 डेज़ वाली जो स्लाइड थी उसमें मैंने जो है हेल्प ली थी, लेकिन ये जो है स्लाइड, अच्छा उसमें मैंने भी अपनी कलर्ड स्लाइड बनाई थी, लेकिन मैं कहा नहीं यार अपन जो है थोड़ा सा उसको वैसे समझाते हैं तो बच्चों को और चलो समझ में आएगा, ऐसा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट का मामला है, यहाँ तो मैं इस तरह से मैं प्रिंटेड नहीं मैं ही करता हूँ एक अपने उसमें, तो ये दिमाग में छपेगा। आई बात समझ में क्या नहीं यार ये एरियाज़ उठाना है, तो ये मैंने ही उसमें प्रिंट किया हुआ है। तो यार बच्चों क्या होता है, तजुर्बा ऐसी चीज़ है कि बहुत कम समय में हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यार आपको अगर कम समय में कोई चीज़ बताई गई है तो उसे छोटा मत समझो यार। कम समय में जब कोई चीज़ बड़ी बड़ी बता दी जाती है तो आप ये समझो कि यार ये तो मतलब अच्छा खासा आपके सामने परोस दिया है, बस आपको हाथ बढ़ाना है खाना खाने के लिए, आपको खाना बनाना भी नहीं है, आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है खाना खाने के लिए। तो एटलीस्ट हाथ बढ़ाओ, खाना खाओ, और कम समय में जो अपने एक्सपीरियंसेस हम लोग शेयर कर रहे हैं आपसे उसको अच्छे से बोलते ना, उसको बोलते ना इम्प्लीमेंट करो अच्छे से, सुनो मत, सिर्फ सुनते सभी लोग हैं, इम्प्लीमेंट करो उसको, है ना। चलिए आते हैं अपन इनऑर्गेनिक में। चलिए अब ये इनऑर्गेनिक में अपन आए तो अपन ने कहा सर क्या क्या इसमें ज़रूरी है, तो अब इनऑर्गेनिक में देखो फिर तो हमने कहा अच्छा अब यहाँ भी एक चीज़ रखी कि यार कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। चलिए तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस और सल्फर, सल्फर के और फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए उनके नाम विद स्ट्रक्चर, भाई नाम पूछ लेता है और बोलता है स्ट्रक्चर में पीओएच बॉन्ड कितने होते हैं, पीएच बॉन्ड कितने होते हैं, पीओ बॉन्ड कितने होते हैं, ऐसे कर करके पूछता है। तो आपको इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए, मेरे वन शॉट में है ये, ठीक है। तो सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, बस आप अच्छे से देख लो कि पहले पढ़ना क्या, ध्यान फोकस। बोला यार किधर टॉर्च मारनी है अपन को, वो अपने को मालूम होना चाहिए कि भाई ये टॉर्च हमें मारनी है इन एरियाज में, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टॉर्च जानी चाहिए आपकी ऐसे। तो यार ये ऑक्सो एसिड्स है ना, फॉस्फोरस सल्फर के एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर्स आप भी जानते हो, बहुत पूछा गया, आपने देखा होगा HCl HBr HF HCl HBr HI तो इतना धुआंधार पूछा है, इतनी बार पूछा है। फिर H2H2S वगैरह हो गया, मतलब एसिडिक कैरेक्टर जितना भी है मैंने अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है, बिंदास तरीके से पढ़ लेना वहाँ जाके, ठीक है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर्स हो गए, ठीक है। शेप्स हो गए कंपाउंड के, शेप्स होते हैं ना, जैसे भाई केमिकल बॉन्डिंग वगैरह ये सब इसी एरिया में आएगा ना। तो आपके शेप्स, अगर आपने वो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आपने पढ़ा है तो तुमने कहा सही बात है, तो ये है शेप्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है ना। फिर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भैया न्यूट्रल कौन से हैं, एम्फोटेरिक कौन से हैं, एसिडिक कौन से हैं, बेसिक कौन से हैं, ये काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद रिएक्शंस वगैरह, रिएक्शंस में ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जिसकी तरफ वो ध्यान देते हैं, देखो एक दो टॉपिक्स तो मैंने इसमें ऐसे जोड़े जो आ सकते हैं, भाई कुछ ऐसे भी तो होंगे कि सर आपका तजुर्बा क्या बोलता है, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स जो आ सकते हैं वो भी बता दो, वो भी मैंने इसमें रखे। और जो आए हैं जिधर से लगातार क्वेश्चन आए हैं, जो उनके बहुत फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं नीट वालों के, वो तो ये फेवरेट टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर पेपर जो बनाते हैं ये लोग, उनके जो फेवरेट टॉपिक हैं क्वेश्चन उठाने के, वो मैं आपके सामने ले आया हूँ, ठीक है ना। बहुत R&D लगती है बच्चों, बहुत रिसर्च लगता है, उसके बाद ये सब बोला जाता है, ऐसे ही हवा हवा में नहीं बोला जाता है। और मैंने कहा ना पहले अपन थोड़ा सा आपस में घुल मिल जाएं ज़रा, उसके बाद जो लोग मुझे जानते हैं उनको मेरे रिज़ल्ट्स के बारे में मालूम है, जो नहीं जानते हैं उनको मैं जो है अपने कुछ बहुत सब इतने सालों से जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिज़ल्ट्स आए हैं, है ना, इतने जो है सालों में, है ना, करीब 1500 से 2000 डॉक्टर्स जो है ऊपर वाले ने हमारे ज़रिए बनवाए हैं। अब मैं इतने बड़े बोल तो नहीं बोल सकता हूँ कि हमने बनाए हैं, ऊपर वाले ने हमारे ज़रिए जो है डॉक्टर्स बनवाए हैं इतने। तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशकिस्मती की बात है कि यार ऊपर वाले ने हमें चूज़ किया इस काम के लिए, तो उसके लिए तो हम हमेशा और हर पल उसका शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज़ थैंकफुल टू गॉड कि उसने हमें ऐसे मंच पे खड़ा किया जहाँ पे हम जो है एक ज़रिया बन सकें। हम तो खैर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक ज़रिया ज़रूर बनाया उसने कि यार हमारे थ्रू कुछ अच्छे काम करवा रहा है वो, तो उसके लिए जो है खुदा का बहुत लाख लाख शुक्र है, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, ठीक है। चलिए आते हैं अपन वापस। तो रिएक्शन जो है HNO3 की बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंसनट्रेटेड की भी और डाइल्यूट की भी, इसलिए मैंने दोनों लिखा है, कंसनट्रेटेड डाइल्यूट दोनों। H2SO4 की रिएक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमोनिया की जो रिएक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉस्फीन की जो रिएक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है, ओजोन की जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन की जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ये देखो हमने कहा ठीक है इस एरिया में हम जाके पढ़ेंगे एक बार, जब ऑब्वियस ही बात है कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अब इस एरिया में टॉर्च डालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो गलती इस एरिया में हो रही होगी वो परफेक्ट कर लोगे, सही कर लोगे, रेक्टिफाई कर लोगे, ठीक है ना, तो परफेक्ट हो जाएगा वो एरिया, ठीक है बच्चों। ये है। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, ऑर्डर्स स्पेशली इन BD इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। बेसिक कैरेक्टर तो BD के ऑर्डर है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर, बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर, ठीक है। कुछ लोग अगर ये कहेंगे अरे सर ये तो सारे ही दे दिए आपने, सारे नहीं दिए, मैं फिर बोल रहा हूँ ये ऐसे हवा में बोलने का हो तो बोल सकता है इंसान, अरे सर ये तो आपने सारे डाल दिए। आप जिनने पढ़ाई की है, जो जानते हैं, उनको मालूम है ये उतने टॉपिक्स नहीं है, आराम से इनको कर सकते हैं। उतने सारे अगर ले आता तो ऐसा हो जाता कि अरे सर ये क्या हो गया। ये वो टॉपिक्स है जो आप आराम से 40 दिन के अंदर परफेक्ट कर सकते हो, 30-35 दिन के अंदर आराम से परफेक्ट कर सकते हो, ये वो एरियाज है बच्चों, ठीक है ना। फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है, KMnO4 K2Cr2O7 की ओर। चलिए बोलते हैं इनका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
काफ़ी पूछा जाता है इनके बारे में, जैसे कि आपने देखा होगा। और KMnO4 कई बार अभी साबुत दिख रहा है, कभी MnO4, ज़्यादातर MnO4 माइनस टूटे हुए फॉर्म में दिखता है। फिर आपको K2Cr2O7 टूटे हुए फॉर्म में दिखता है, Cr2O7 2 माइनस, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट जो है, ठीक है, वो बहुत फेमस है। मैग्नेटिक मोमेंट चाहे किसी पर्टिकुलर आयन का आप निकाल लो, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, या वो पर्टिकुलर आयन कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है। भाई दो तरह से मैग्नेटिक मोमेंट आप पढ़ते हो, एक सिंपल 11वीं कक्षा में शुरुआत में कि भैया आराम से Fe2 प्लस का चार्ज है तो अच्छा कितना मैग्नेटिक मोमेंट, वो उसका फॉर्मूला होता है ना √NN+2, बच्चे एग्जाम में लिख के आते हैं √NN+1 ठीक है, ये भी एक बड़ा अजीब जादू है। क्यों लिख के आते हैं मालूम, उसकी वजह, एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में √LL+1 एंगुलर मोमेंटम के लिए, √LL+1 h/2 पाई, तो वो √LL+1 का ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है √NN+1 से, जो कि बहुत बड़ी गलती हो जाती है एग्जाम हॉल में जाकर। तो ये मतलब ये है कि जो गलती आपसे होती है, मैं तो वो भी बता देता हूँ पढ़ाते पढ़ाते यार कि ये गलती है, बताओ। एग्जाम में जाने से पहले ही क्लासरूम में हम जो भी पढ़ाते हैं गलती बता देते हैं कि भैया देखो ये गलती है, यहाँ गलती होती है, हमने ये पढ़ाया, अब बच्चे क्या करेंगे वो बताते हैं हम लोग। तो यार साइकोलॉजिकली हमने बहुत बहुत रिसर्च वगैरह की है यार, और हम साइकोलॉजिकल ही पढ़ाते हैं कि यार कहाँ बच्चा गलती कर सकता है। ऐसा नहीं कि अपना पढ़ा दिया, लेक्चर लेके निकल लिया, हो गया भैया जिम्मेदारी खत्म, ऐसा नहीं। जिम्मेदारी कब पूरी होती है, जब हम पढ़ाते हैं, उसके बाद हम ये बताते हैं कि अब तुम क्या करोगे बेटा, तुम कहाँ गलती करोगे पढ़ाने के बाद या पढ़ने के बाद, है ना, या हमारे पढ़ाने के बाद कहाँ आप गलती करोगे। तो वो गलती बताने के बाद हमारा पूरा काम कंप्लीट होता है कि देखो यहाँ होगी गलती, मत करना गलती, ठीक है ना, ये है। चलिए फिर उसके बाद तुमने कहा चलो ये भी ठीक है, फिर आया अपन, तो ये आपने देख लिए है ना। तो KMnO4 ये मैग्नेटिक मोमेंट, तो नॉर्मल आयन जो होता है और कॉम्प्लेक्स में आयन, कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स में है FeNH3 3+ ऐसे करके, तो वहाँ पे फिर लिगेंड्स का एक्शन भी देखना पड़ता है, तो कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड का एक्शन देखना पड़ता है, और कॉम्प्लेक्स नहीं है तो वो तो जैसा दिख रहा है वैसा लिखना पड़ता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट देखना, बहुत सवाल पूछे गए, कभी पन्ने उल्टाना PYQ के, समझ में आ जाएगी मेरी बात। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी फेमस होता है, ठीक है ना, ऐसा है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, कुछ तो ऐसे बहुत कम ऐसे टॉपिक्स मैंने रखे हैं इसमें, नहीं तो ज़्यादातर वही हैं जिस एरिया से वो चूज़ करता है, लेकिन वो उस एरिया से चूज़ करने के बाद और किस एरिया से चूज़ कर सकता है वो भी मैंने टॉपिक्स अंदर डाले हैं, ठीक है ना। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लैंथेनॉइड एक्टेनॉइड्स का, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काफ़ी पूछा जाता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उसके रीजनिंग्स वगैरह पूछे जाते हैं, क्या वजह है भैया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लैंथेनॉइड आयंस में कौन सा वाला, ये बड़ा ट्रेंडिंग है अभी कि वो Cerium4+ कैसा एजेंट है साहब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा क्यों, क्योंकि वो Ce3+ में आना पसंद करेगा। तो ऐसे करके वहाँ 2-4 आयंस है, ठीक है ना, उसके ऊपर मैंने बात बोली है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। वैसे भी एक जनरल बता दूँ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इन जनरल जो हम ऐसे रिएक्शंस में ही पढ़ते हैं वहाँ भी हमारे काम का होता है, और किसी पर्टिकुलर आयंस में आप जब F ब्लॉक में जाके पढ़ते हो, F ब्लॉक में, वो भी हमारे काम का है। तो F ब्लॉक में C4+ ये सब आयंस है ना, ये तो ये हमारे काम के। और वहाँ एक शॉर्टकट भी पढ़ाया जाता है कि 4+ वाले आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और 2+ वाले आयन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं। क्योंकि ये लोग सब, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, तो 3 में जाना पसंद करते हैं। तो 4 वाला 3 में जाएगा तो रिड्यूस होके जाएगा, रिड्यूस होके जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा होता है ना। और 2 वाला 3 में ऑक्सीडाइज होके जाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो 2 वाला रिड्यूसिंग एजेंट, 4 वाला। तो वो एरिया से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बता रहा हूँ। फिर प्रॉपर्टीज़ जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो कोई भी पूछ सकता है भाई। प्रॉपर्टीज़ में आप ऐसे जुआ नहीं खेल सकते, वो फिर ऐसे नहीं, फिर वो मजाक हो जाएगा। मैं बोल दूँ अब तुम देखो इस बार इंटरस्टिशियल कंपाउंड सही आएगा, हो सकता है ये सुन ले भाई ऊपर वाला मेरी बात, लेकिन ये भाई जुआ नहीं खेल सकते ना भाई। इंटरस्टिशियल से भी आ सकता है, अच्छा एक 1 लाइनर है ये, एक 2 लाइन, एक 2 पॉइंट, ठीक है। इंटरस्टिशियल में बस 4 पॉइंट है, लेकिन बता रहा हूँ छोटे 2 4 शब्दों में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की काफ़ी फेमस है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का रीजनिंग है ना उसके अंदर इन्वॉल्व, इसीलिए वो पूछेगा कैटालिटिक प्रॉपर्टी का रीजन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रीजन, है ना भैया, एलॉय फॉर्मेशन का रीज़न, है ना, कलर्ड क्यों होते हैं, मैग्नेटिक नेचर कैसे क्या शो करते हैं, क्यों शो करते हैं, ऐसा ये सब चीज़ है। तो भाई ये बहुत सब पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ठीक है ना।
तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वाला जो है वो रीजनिंग एरिया है वो पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। फिर रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 प्लस Cr3 प्लस Mn2 प्लस, है ना। ये Cu2 प्लस जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से स्टेबल है, Cr3 प्लस जो है वो उसका D3 कन्फिग्रेशन होता है स्टेबल, वो सब तो वो काफ़ी पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन शेप्स, जैसे कि यहाँ भी शेप्स के बारे में बात की है, वही शेप्स हैं ये, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन शेप्स चाहे वो कॉम्प्लेक्सेस में आप पढ़ लो चाहे वो नॉर्मल कंपाउंड्स में पढ़ लो, दोनों में कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन आता है उसमें बाइफर्केशन नहीं कि भैया नहीं कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट है या इसी का ऐसा नहीं है भाई, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल वाला भी, क्योंकि बच्चे सब पढ़ते हैं पूरा उसको। तो हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक नेचर और नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर मतलब नोमेनक्लेचर में यार देखो नोमेनक्लेचर दोनों तरफ से आएगा। तुमने कहा यहाँ लिखा है नोमेनक्लेचर, आपने नोमेनक्लेचर आपको कॉम्प्लेक्सेस का भी तो पढ़ना पड़ता है, तो नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्सेस का, है ना। और नोमेनक्लेचर वैसे तो अभी एक ट्रेंड बीच में ऐसा आया था जिसमें कॉम्प्लेक्सेस के ही नोमेनक्लेचर पूछता था, ऑर्गेनिक वालों के नहीं पूछता था। लेकिन अभी क्या उसने मिक्स कर दिया है कि कॉम्प्लेक्सेस के भी पूछता है और ऑर्गेनिक के भी पूछ रहा है, तो दोनों तरफ नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर में बोलता हूँ जब नहीं भी पूछ रहा था, बीच में बिल्कुल बंद कर दिया था उसने पूछना, तो भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उसने इनडायरेक्टली पूछ लिया। क्योंकि ये जो आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो उसमें नोमेनक्लेचर की आपको सख्त ज़रूरत पड़ती है यार। नोमेनक्लेचर नहीं आएगा तो वो ऑर्गेनिक में जब वो नाम लिख के देगा, भाई एक होता है चेहरा दिखा के क्वेश्चन पूछना, चलो आपने बना दिया। अब उसने नाम लिख के क्वेश्चन पूछा है तो चेहरा आपको बनाना है, और जब तक चेहरा नहीं बना पाओगे तब तक हम कर नहीं पाएंगे। तो ये चेहरा बनाना कौन सिखाता है, नाम के साथ चेहरा कौन सिखाता है, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर चाहे वो डायरेक्टली पूछे या ना पूछे, नोमेनक्लेचर सदाबहार टॉपिक है, हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि बीच में एक ट्रेंड आया था कि नोमेनक्लेचर जो है वो कॉम्प्लेक्सेस का खूब पूछा जाता था, ऑर्गेनिक का नहीं पूछता था, लेकिन दोनों के ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद आइसोमेरिज्म हो गया कॉम्प्लेक्सेस में, CFT वगैरह हो गई, CFT से खूब क्वेश्चन पूछे गए भाई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, ठीक है ना। स्टेबिलिटी और एप्लीकेशन जो लास्ट में आता है, मैं बोलता हूँ ना एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। तो आखिरी में जो स्टेबिलिटी जिसे हम बोलते हैं वो चिलेशन, बाइडेंटेड लिगेंड चिलेट बनाते हैं, है ना, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और अच्छे अच्छे चिलेट्स बनाते हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, ऐसे कर करके पढ़ते हैं ना। तो वो स्टेबिलिटी वाला एरिया और एप्लीकेशन वाला एरिया जो आखिरी पन्ने में लिखा रहता है NCERT में, एप्लीकेशन कोऑर्डिनेशन बोला, मेडिसिनल फील्ड में भी एप्लीकेशन है, एनालिटिकल में भी एप्लीकेशन है, कलर वाला पढ़ते हैं, मेटलर्जी में भी एप्लीकेशन है ना, मेडिसिनल फील्ड में भी एप्लीकेशन है, बायोलॉजिकल फील्ड में भी एप्लीकेशन है ना, ऐसा है, ठीक है ना। चलिए तो लेड की पॉइजनिंग किससे हटाई जाती है, EDTA से हटाई जाती है, वो चिलेट बना के उसको निपटा देता है। तो ऐसे करके वो आखिरी पेज पे वो सब लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सदाबहार टॉपिक है ना, कहीं भी उठ के आ जाता है। वंडरवॉल फोर्सेस, इनके एप्लीकेशंस, ठीक है, ये तो खैर सदाबहार टॉपिक है, आपको पता है, इसको बोलने की तो ज़रूरत नहीं है, नहीं भी बोलता तो आप ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भैया कहानी है इसकी, ठीक है। ये चलिए ये गलती से मैंने लगा दिया है, चलिए कोई बात नहीं, हटा देते हैं। तो कुल मिला के ये मैं आपको, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये तुम्हारे सपने में भी आना चाहिए, बस उसी के लिए कर रहा हूँ मैं चलिए बोलेंगे सर क्या एग्ज़ाम टाइम पे आप फटे जोक मार रहे हो सर। चलिए अभी क्या करें यार, हम लोग का भी दिमाग ऐसे ही रहता है इस समय, सब लगे रहते हैं, जितना टेंशन तुम्हें है उतना टेंशन टीचर्स को भी होता है भाई। एक्चुअल में एट द एंड आप किसी टीचर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप अपने अपने टीचरों को ही तो रिप्रेजेंट करते हो, समझ में आ रही है मेरी बात। भाई टीचर जो भी आपको गाइड कर रहा है, सिखा रहा है, आप उसी को तो प्रेजेंट करने जा रहे हो एग्ज़ाम में कि देखो यार हमें सिखाया हमारे गुरुओं ने, ऐसा है। तो मतलब बड़ा अच्छी फीलिंग होती है अगर आप इसको एक अच्छे उससे लोगे ना, तो यार बड़ा अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ हमेशा कि नहीं यार भाई, मैं जो है ना, जैसे मैं अब भोपाल में पैदा हुआ है ना, भोपाल में ही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना, अपनी जगह के लिए कि यार मैं इस जगह के लिए कुछ करूँ। और मैं क्या करूँ भाई, मैं इस जगह का नाम रोशन करूँ। कैसे करूँ भाई, मैं कैसे करूँगा, मेरे स्टूडेंट्स ही करेंगे ना यार। तो उन स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाऊँ, अच्छी अच्छी चीज़ें उनको बताऊँ, साइकोलॉजिकली टीच करूँ, सिर्फ वैसे फॉर्मेलिटी ना करूँ, उनका अपन साथ दे पूरा।
तो जाके वो इस भोपाल को ऑल इंडिया में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि नीट एक ऑल इंडिया का एग्जाम है भाई। कोई भी शहर से जब बच्चा अच्छा करेगा तो उस शहर का नाम होगा, उस बच्चे का तो नाम होगा, उसके पेरेंट्स का नाम होगा, उसके टीचर का नाम होगा, उसके शहर का नाम होगा। तो यार ये शहर का उधार है हमारे ऊपर, है ना, कि यार हमने यहाँ जन्म लिया है, तो यार इसको अपन को रोशन तो इसका नाम करना ही है यार, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल अच्छे से बस यही सोच के, मतलब मैं आपको एक वजह बता रहा हूँ कि मेहनत करने की हमेशा वजह होनी चाहिए। वजह होती है ना तो इंसान मेहनत कर लेता है, वजह नहीं होती ना वो बैठ जाता है। वजह यही है कि जहाँ आप पैदा हुए हो, जिस घर में, जिस शहर में, है ना, तो उस और जो भी आपके आसपास कलीग्स है, आपके दोस्त है, सबका नाम रोशन होता है, सब खुश होते हैं, सबका नाम रोशन होता है। बस आप ये सोच के पढ़ाई करो। मैं बता रहा हूँ इतना अच्छे से पढ़ लोगे, आपको बोलते ना एक वजह है आपकी, नहीं यार कि मैं ही नहीं हूँ, सिर्फ मेरे पीछे एक लंबी चेन है, तो मैं सबका नाम रोशन करूँगा, अपने शहर का नाम रोशन करूँगा फिर। और एक ऑल इंडिया में कोई आपके शहर को पहचानेगा तो आपको ऑब्वियस ही बात है अच्छा लगेगा ना यार, ऐसा है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही सोच के मैं भी मेहनत करता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे ही सोच के मेहनत करें, तो एक अच्छी मेहनत हमेशा कर पाएंगे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ। चलिए बच्चों, आते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे। फिजिकल केमिस्ट्री में यूँ तो सही बताऊँ, मैंने कुछ एरियाज ऐड ऑन भी किए, मेनली ज़्यादातर मैंने फिजिक्स में ही ऐड ऑन किए, फिजिकल में ही ऐड ऑन किए, ठीक है ना। फिजिकल पार्ट में ही सबसे ज़्यादा ऐड ऑन किया है मैंने, ठीक है ना। जो आए वो तो आए हैं, और जहाँ से आ सकते हैं भाई, जहाँ से आ सकते हैं, क्या अब किधर से दे वो, ऐसा। तो जैसे हम देखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर है ये। अब सॉल्यूशन चैप्टर में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें जब हम देखते हैं कि यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत सवाल आए, बहुत क्वेश्चन, बहुत सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा कॉलिगेटिव ही पूछा गया है। फिर उसके अंदर जो ऑर्डर्स आते हैं प्रॉपर्टी के, जैसे डेल्टा टीबी का ऑर्डर, डेल्टा टीएफ का ऑर्डर, है ना भाई, आप प्रोपोर्शनल टू पढ़ते हो ना, आई सी या ईटा सी, है ना। तो तुमने कहा, मतलब वो याद दिला रहा हूँ कि हाँ यार वो तो वो है के एच के ऊपर ऑर्डर्स, के एच जो है ना, सॉल्युबिलिटी, के एच का रिलेशन, टेम्परेचर के एच का रिलेशन, है ना। तो के एच का जो ऑर्डर है सॉल्युबिलिटी को लेके वो पूछा जाता है सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर से। पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी मैंने जिंगल्स पढ़ाए भाई पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन में। तो ये एक बड़ा खास एरिया है सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर का ये एरिया कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। देखो आपको दूसरे एरियाज आते हैं वेल एंड गुड, लेकिन दूसरे एरिया आते हैं और इनमें से कोई कमज़ोर रह जाए, बस इसी के लिए ये वीडियो बनाई है कि ये मत करना कि भैया ये वाला पार्ट पता है मेरे को, लेकिन ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसमें से कोई चीज़ वीक है, बस ये मत करना यार, ये वाली चीज़ वीक नहीं रहनी चाहिए। आई बात समझ में? इसको तो बिल्कुल बिंदास तरीके से अच्छे से करना है, क्योंकि एग्जाम ट्रेंड जो चल रहा है वो यही है कि यार ये इधर से ऐसे ऐसे करके पूछता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड मतलब वो ई सेल, ई नॉट सेल, नर्न्स्ट इक्वेशन वगैरह आप पढ़ते हो ना। नर्न्स्ट इक्वेशन में स्पेशली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन है ना, वो बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, जिसमें आप ई सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हो, है ना। तो ई सेल वगैरह, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह, है ना, ई नॉट सेल वगैरह, है ना, मतलब कि क्या चीज़ ज़ीरो होती है, क्या नहीं होती है, फॉर्मूले में क्या रिलेशन आता है कि साहब इक्विलिब्रियम पे, अच्छा साहब ये ई सेल ज़ीरो हो गया, ऐसे कर करके, मतलब ये सब आप पढ़ते हो उसमें, तो वो वाला एरिया ज़रूर पढ़ना, ठीक है ना। तो क्योंकि और भी बहुत सारे नर्न्स्ट इक्वेशन और डिराइव्ड उसके अंदर जो होते हैं और भी बहुत सारे, लेकिन उसमें दो फॉर्म्स बहुत पॉपुलर है। एक तो पीएच का रिलेशन, है ना, जो ई नॉट सेल्स वगैरह में आप पढ़ते हो, और दूसरा ये केसी वेसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन जो आप पढ़ते हो, ठीक है ना। तो इनको बिंदास तरीके से अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना, ऐसा है। चलिए, तुमने कहा चलो ठीक है भाई, है ना। फिर उसके बाद कोलरोश लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोलार कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसके जो फॉर्मूले के इन 2000 अपॉन मोलारिटी करके जो पढ़ते हो ना, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के का जो वो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो बहुत फेमस है कि ये कंसंट्रेशन बढ़ने से बढ़ता है, ऐसा करके। फैराडे लॉ से सवाल पूछे गए हैं, फ्यूल सेल से क्वेश्चन पूछे गए, लेड स्टोरेज बैटरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे जो ग्राफ होता है डिबाई हकल ऑन-सेकर इक्वेशन वगैरह जो आप देखते हो, वो ग्राफ है ना स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ई सेल, ई नोट सेल, ठीक है ना, और मैंने बता दिया स्पेसिफिकली अंदर जो हम इसमें स्पेशली, एक तो हम पढ़ते हैं ई नोट सेल, है ना, ई नोट ऑफ कैथोड में, वो तो बच्चों जैसा है ना, निकालना। फिर उसके बाद जो आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जो पढ़ते हो और पीएच के साथ जो पढ़ते हो, वो एरिया पूछा जाता है इसमें, ठीक है ना भाई, कोलरोश लॉ वगैरह, ठीक है, ये सब फेमस है। फिर उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आगे।
अब आने का काइनेटिक्स पे आते हैं। तो काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना जीरो के ना सेकेंड के, फर्स्ट के न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। हाफ लाइफ्स वगैरह अपन को मालूम होनी चाहिए, उसके साथ ही पढ़ाया जाता है। फिर एग्जाम्पल जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के वो पता होना चाहिए कि यार कौन कौन फर्स्ट ऑर्डर में आता है, कौन कौन जीरो में, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर तो बहुत ही फेमस है, कितनी बार पूछा गया है। अर्हेनियस इक्वेशंस है ना, उस पर न्यूमेरिकल और ग्राफ दोनों, उसका ग्राफ और उसका न्यूमेरिकल, ठीक है ना। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ वगैरह हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एरिया हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए उसके बाद आते हैं अपन ये है ना अपना मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं ना। चलिए मोल कॉन्सेप्ट में तो सही बताऊं पूरा मोल कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, हर कहीं यूज हो जाता है उठ के भाई मोल कॉन्सेप्ट तो कितना यूज होता है। तो मोल कॉन्सेप्ट में तो ऑलमोस्ट सब एरिया इंपॉर्टेंट है। आपको कंसेंट्रेशन टर्म्स तो खैर देखो, सबसे सदाबहार देखना है तो कंसेंट्रेशन सम सबसे सदाबहार, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, ये सब तुमने कहा सही है। स्टीशियोमेट्री वगैरह हो गया, ठीक है ना। स्टीशियोमेट्री मतलब इतने से इतना तो इतने से कितना, वो सब स्टीशियोमेट्री वाला एरिया जो होता है, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट वाला एरिया जो होता है ना, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है भाई, स्टीशियोमेट्री में ही पढ़ते हैं। इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह जो आपको पढ़ाया जाता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बच्चों। कंसंट्रेशन टर्म, स्टीशियोमेट्रिक, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट, इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कंसेप्ट, ठीक है, ऐसा है। तो ये जो है मोल कॉन्सेप्ट में बहुत मायने रखता है ये एरिया। फिर उसके बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में आए, क्वांटम नंबर तो सदाबहार बहुत पूछा जाता है क्वांटम नंबर, ठीक है ना। उसके बाद फिर अपन आते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स, बोर्स मॉडल पे बहुत पूछे जाते हैं। डी ब्रोगली, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये मत सोचना है कोई बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपसे, बहुत जल्दी जल्दी भाई, आराम से, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम जो है फिजिक्स में पढ़ लेते हो तुम लोग, तो अपने इधर ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अपने इसमें से भी पूछ लेता है स्पेक्ट्रम से, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह हो गया, ये भी अपना और फिजिक्स का कॉमन है, ठीक है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली, तो ये सब चीज़ें वहाँ भी पढ़ते हो, बोर्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ऐसा है। तो यार ये एक एरिया है जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से किया जा सकता है, ठीक है। क्वांटम नंबर बहुत फेमस, मतलब बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आए केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम चैप्टर की, तो भैया ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ली चैटलियर प्रिंसिपल तो सदाबहार, ठीक है ना। फिर न्यूमेरिकल जो होते हैं, इनिशियल मोल्स, वो जो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ते, इनिशियल मोल्स, इक्विलिब्रियम पे मोल्स वाले न्यूमेरिकल फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ठीक है, केसी वेसी निकालो ऐसे बोलता है ना वो, या इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालो ऐसे करके। कॉमन आयन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक समय बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक था और आज भी है। और सॉल्ट एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक और आज भी है, ठीक है ना। सॉल्ट पहचानो कैसा है, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, भैया कैसा है। तो सॉल्ट पहचानना तो बहुत पूछा गया है, प्लस इसके अंदर न्यूमेरिकल होते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के, वो पूछे जाते हैं। बफर ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आप ऐड ऑन कर सकते हो बफर को भी, मैंने जानबूझ करके ही नहीं लिखा है कि बफर जो है वो आप ऐड ऑन कर सकते हो उसमें, ठीक है ना। ठीक, ये नहीं तो मैंने कहा यार वो तो फिर मतलब अगर ऑब्वियस सी बात है यार, एक छोटी सी चीज़ है, बच्चे अगर चाहें तो वो तो बहुत कम समय की चीज़ है। हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं इसमें, ठीक है ना, बहुत कम समय की चीज़ है, आप आराम से कर सकते हैं। तो उसको भी ले लो, मतलब मेरा कहना है कि वो एक तरह से वैसा कंप्लीट ही हो जाएगा, मतलब ठीक है ना, कोई रिस्की सिचुएशन नहीं बनी रहेगी, ऐसा है। फिर उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोडाइनमिक्स पे आए अपन। थर्मोडाइनमिक्स में सबसे फेमस गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना, मतलब वो तो आपको मालूम है। एंट्रोपी उसके बाद बहुत ही फेमस, ठीक है ना। सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो आपको आना चाहिए, है ना। थर्मोकेमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। थर्मोकेमिस्ट्री वही है जिसमें इक्वेशंस वगैरह बनाते हैं ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की इक्वेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन, सब्लिमेशन की इक्वेशन, है ना, वो सब, तो वो सब इसमें आता है, ठीक है ना। फिर एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत फेमस है यार। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे इतने सारे पूछे गए सवाल, तो ये वो एरिया है भाई जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। और इवन इसमें भी ग्राफ ऐड कर लो, ग्राफ, ठीक है, वो ग्राफ वो है जो आपको फिजिक्स में खूब खूब पढ़ाए जाते हैं, खूब पढ़ाए जाते हैं ग्राफ वगैरह, तो ये कॉमन है हमारे उसमें और उसमें। तो ग्राफ वगैरह हो गया, तो ग्राफ हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये एरिया सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरियाज हैं भाई, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से ये आराम से आप एरिया बहुत अच्छा कर सकते हो अपना कुछ ही दिन में, ठीक है ना। तो ये भाई बहुत R&D से निकाला गया है, इसकी इज्जत रख लेना। अगर इसकी इज्जत रख लोगे ऊपर वाला तुम्हारी इज्जत रख लेगा, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। और आपको जो बाहर मैंने थंबनेल लगाया था कि 165 प्लस आराम से आप स्कोर कर सकते हो। देखो 165 प्लस के लिए कोई बहुत जादुई कुछ वो नहीं चाहिए शक्तियाँ, कि भैया कोई बहुत शक्तियाँ चाहिए आपको। भाई एक थोड़ा सा स्मार्ट, मैंने क्या बोला, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ये स्मार्ट वर्क होता है। हार्ड वर्क तो कर ही रहे, एक स्मार्ट वर्क ऐड करो, आपको ये पता चल जाएगा इस एरिया से गलती नहीं होनी चाहिए, और इस एरिया से गलती नहीं होगी, आपका काम बन गया यार। फिर तो इस एरिया को आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें, ठीक है। चलिए फिर आते हैं अपन रिडॉक्स में। तो रिडॉक्स में भी ओवरऑल रिडॉक्स है ही ज़रा सा चैप्टर यार, ठीक है ना। वो जैसे मोल कॉन्सेप्ट पूरा इंपॉर्टेंट है ना, वैसे रिडॉक्स भी पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिडॉक्स जो है वो बहुत छोटा चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट से तो बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। तो रिडॉक्स के स्पेशल केसेस हो गए वो पूछे जाते हैं। रिडॉक्स बैलेंसिंग बहुत काम की है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे काम आ जाती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह वो सब होता है, तो वो है ना हमारे काम आ जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, ऐसा है। फिर उसके बाद डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हमारे बहुत काम की है ना, जो कि आप जानते ही हैं, कई बार सुना होगा। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, वैसे ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है ना, और वो टॉपिक रिडॉक्स में भी है। कायदे से उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन तुम तो पूरा पढ़ के बैठे हो, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो शुरुआत की स्टेज होती है कि रिडॉक्स में टॉपिक ना पढ़ के इलेक्ट्रो में पढ़ो, तब तक माइंड मेच्योरिटी बढ़ चुकी होती है इस टॉपिक के लिए, और अच्छे से इसके बेसिक्स इलेक्ट्रोकेम में ज़्यादा लिखें तो और अच्छा सपोर्ट मिलता है, ऐसा है। तो अभी लेकिन अभी तो आप पढ़ के बैठे हो, मतलब आपको आता है, आप सीख चुके हो, अब आपको इन एरियाज में टॉर्च डालना, रोशनी डालनी है भैया, ऐसा है। तो प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन जो है रिडॉक्स में भी लिखा हुआ है। तो आप जो है इस टॉपिक को करें कि यार वो अपन नहीं पढ़ते एक्वस NaCl है तो कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, सोडियम की जगह हाइड्रोजन मिल रहा है, क्लोरीन की जगह क्लोरीन मिल रहा है, ऐसा होता है ना। कॉपर सल्फेट है तो कॉपर की जगह कॉपर मिल रहा है, सल्फेट की जगह ऑक्सीजन मिल रहा है, वो है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। तो ऐसे करके बच्चों ये एक स्मार्टली आप अपना पूरा काम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, और इंशाल्लाह स्कोर कर सकते हो 165 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री। मैं तो 165 क्या, मैं तो बोलूँगा 170 प्लस आप स्कोर कर सकते हो आराम से। आई बात समझ में। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल रहता हूँ चीज़ों को लेके, तो मैंने कहा नहीं यार ठीक है, तो मैं लिखा ज़रूर है 165 प्लस, लेकिन अब वो आपके ऊपर है भाई। देखो फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, फॉलो करोगे तो 170 प्लस मिल जाएंगे आपको, ऐसा है। क्योंकि ये बहुत R&D किए हुए टॉपिक्स हैं कि भैया इन एरियाज से वो पूछ रहा है, तो इन एरियाज़ को बहुत अच्छे से आप कर लें बच्चों, ठीक है। तो ये आपको मैंने सब बता दिया है, अब आप समझदार हैं और अब आप बढ़िया तैयारी करें। हम लोग हर वो कोशिश कर रहे हैं आपको आगे बढ़ाने की, जिससे कि आप कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सको, लेकिन कम समय में भी समझदारी बहुत कम लोगों में होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एग्ज़ाम निकालने के लिए दिमाग की ज़रूरत नहीं होती है, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए ज़रूरत होती है समझदारी की, कि आप समझदार हैं कि नहीं। और अगर आप समझदार हैं तो आप ज़रूर इस वक्त मेहनत करेंगे और टर्न करेंगे इस टाइम को एक अच्छे समय में, क्योंकि हमेशा लास्ट टाइम ही याद रहता है, सबको ध्यान रखना। तो ज़िंदगी में अगर इस समय मेहनत नहीं करी ना, तो यही टाइम आपको आगे भी याद रहेगा, और आपको अगर इसको अच्छे वे में याद रखना है तो अभी आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए बच्चों। अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छी चीज़ मिल जाएगी, अच्छे वे में याद रहेगा, नहीं तो पूरे तरीके से याद रहेगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी इसको ऐसा बेकार में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे टाइम में कन्वर्ट करो। सिर्फ आपको किसी चीज़ का गिल्ट या रिग्रेट नहीं होना चाहिए आगे जाके कि यार लास्ट में भी मेहनत नहीं करी यार, बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यार सब लोग लगे हुए हैं आपके पीछे, आपका लगना बहुत ज़रूरी है। आप बढ़िया तरीके से अपना काम करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाओ, हम थोड़ा सा स्मार्टली आपको ये सब चीज़ें बता के आगे बढ़ा देंगे, लेकिन अपनी मेहनत करो और इस समय कंसिस्टेंसी के साथ करो, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुना, बस इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।